Hello everyone, welcome back to this channel. Hope you all guys are doing well in your life. So today's video is going to be the most important video for all those aspirants who are looking for some kind of right direction in their UPSC journey. It is seen that most of the aspirant who has been selected for their services are generally follow some certain steps in their journey. So we will talk about all those steps which are common in the UPSC journey. First, stick to the syllabus while reading. सी कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उनका सिलेबस काफ़ी डिफरेंट होता है एक दूसरे से, उनके एग्ज़ाम पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट है और सारे एग्ज़ाम से, बिकॉज इसमें पहले तो 2 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, प्री एंड मेंस। देन द थर्ड स्टेप इज़ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट, वेयर इन द इनिशियल स्टेज यू हैव टू गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड इन द सेकेंड स्टेप इन योर मेंस एग्जाम्स यू हैव टू बी एनालिटिकल। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आपको सिलेबस बेहतर ढंग से करना होगा, सिलेबस को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्ज़ाम वेरी क्लियरली। नंबर 2, एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की शुरुआत में ही आप उन सब्जेक्ट की कुछ एनालिसिस करेंगे, और वो एनालिसिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू और अपने सिलेबस के थ्रू करेंगे। आप ये देखेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो यूपीएससी जनरली फॉलो करती है अपने क्वेश्चंस पूछने के तरीके में, ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो वो अपनाती है प्रीलिम्स में। आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को थॉरली देखेंगे। नंबर 3, न्यूज़पेपर। सी everybody is worried about the current affairs preparation, but nobody is understand this point is that कि for current affair preparation newspaper plays a big role in this, because जो भी आपके events national हो रहे हैं, international level पे हो रहे हैं, वो आपके न्यूज़पेपर में हर एक दिन आ रहे हैं, और जब आप हर एक दिन उस स्टोरी को आप फॉलो अप करते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स की तैयारी करना आसान हो जाता है। ऐसे आसान बनाने के लिए आप मैगज़ीन को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं न्यूज़पेपर के साथ, कोई भी आप मंथली मैगज़ीन्स को रेफ़र कर सकते हैं। नंबर 4, ऑप्शनल स्ट्रैटेजी। ऑप्शनल प्लेज अ इमेंस रोल इन योर जर्नी बिकॉज इट इज़ दी ओनली सब्जेक्ट विच कैरी 500 मार्क्स। आपके पूरे जीएस के सिलेबस में भी आप देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट जीएस में आपके 250 के मार्क्स दिए गए हैं, बट ऑप्शनल एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इट्सेल्फ ये होल्ड करता है 500 मार्क्स। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। नंबर 5, जीएस का भी अप्रोच सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस के पूछने के तरीके को तो वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स के पेपर से। आपको ये देखना होगा कि जो आपका करंट का वेटेज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में है, जो आपका करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट का वेटेज इंटरनेशनल रिलेशन में है, उतना वेटेज आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, उतना वेटेज आपको आर्ट एंड कल्चर में नहीं मिलेगा, उतना वेटेज आपको एथिक्स पेपर में नहीं मिलेगा। हाँ, बट एथिक्स पेपर में यू मेक श्योर कि आप एक बहुत करंट इवेंट्स से रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स दे पाएँ, आपके स्टडीज़ दे पाएँ, तो इससे आपके एथिक्स पेपर भी बेहतर हो जाएंगे। तो इसीलिए जीएस सारे सब्जेक्ट जो भी हैं उनके एस्पेक्ट, उनके तैयारी करने का भी अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, सॉल्विंग द मॉक टेस्ट एंड द टेस्ट पेपर्स। It is very very important for your UPSC journey that you have to analyze your journey, you have to analyze your preparation through the test papers, either prelims or mains। आप अपने तैयारी को अच्छे तरीके से तभी आंक पाएंगे जब आप टेस्ट देंगे, रेगुलर टेस्ट देंगे, और उन टेस्ट देने के बाद आप उन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे बेहतर ढंग से, तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी कमियां कहाँ पे हैं, आप कहाँ बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट एरिया है जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अभी भी कवर करना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब आप रिपीटेडली आप अपने आप को टेस्ट करते रहेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट नोट making is also plays a big role in this journey. See, there is a huge
सिलेबस इन द यूपीएससी। इतनी बड़ी सिलेबस को कवर करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उसके साथ ही उन सारी चीज़ों को रिटेन करना, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। इसीलिए यहाँ पे नोट मेकिंग का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, अपना टेस्ट भी लगा रहे हैं, तो टेस्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहते हुए भी याद नहीं हो पा रही है। बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्स और फिगर्स आपके दिमाग से निकल जा रही है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको टैकल करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में नोट मेकिंग का सहारा लेना काफ़ी अच्छा होता है। नोट मेकिंग भी आप करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप नोट मेकिंग फर्स्ट गो में ना बनाएं, सेकंड गो में ना बनाएं। पहले आप रीड करें उसे, सेकंड बार में उसे अंडरस्टैंड करें, थर्ड बार में आप ये समझें कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद करने में दिक्कत आ रही हैं, ऐसे कौन से टफ़ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, या फिर कोई डेफिनेशन है, उन्हें आपको प्रिपेयर करना है। तो वो सारी चीज़ें आप अपने एक शॉर्ट नोट फॉर्म में बनाएं। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो वो हो जाता है रिवीजन। रिवीजन आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और बहुत सारी चीज़ों को समझनी भी है। सिर्फ याद रखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, समझना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो याद रखने के लिए आपको उसे डेली पढ़ना होगा, आपको उसे वीकली रिवाइज़ करना होगा, आपको उसे मंथली रिवाइज़ करना होगा। रिवीजन के भी मैंने क्राइटेरिया डिस्कस किया है, वो भी आप ज़रूर फॉलो कर लें और देख लें, मैं वो भी लिंक में डाल दूँगी। और सही तरीका यही है रिवीजन का कि जो भी आप पढ़ते हैं उसे आप नेक्स्ट डे ज़रूर रिवाइज़ करें, उसके बाद एक बार और बीच में वीकेंड में रिवाइज़ करें, उसके बाद और आप जब आपका मंथ लगता है तो उस वक्त रिवाइज़ करें। तो ऐसे में क्या होगा, जो आपकी रिटेंशन पावर है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, वो बढ़ने लगेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ते पढ़ते में रियलाइज़ होगा कि आपको वो सारी चीज़ें याद हो गई हैं, या आप उन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हो। तो इसीलिए रिवीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द 9th पॉइंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू द यूपीएससी जर्नी येट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे बच्चे अपने एग्ज़ाम्स को देते हैं, क्लियर भी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये क्राइटेरिया रहता है कि उन्हें पहले प्रीलिम्स क्लियर करना है, उसके बाद देन दे विल प्रिपेयर फॉर द मेंस, जो कि बिल्कुल ही गलत है इस यूपीएससी जर्नी में, बिकॉज आप एक लूप में फंस जाओगे। तो ये कोशिश करें कि जब भी आप तैयारी करने बैठे तो ये सोच के बैठे कि आपको मेंस से रिलेटेड ही तैयारी करनी है, बिकॉज जब आप मेंस को ले करके आप पढ़ते हैं तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली होने लगती है। आपको ये समझना होगा कि एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको मेंस में पूछे जाएंगे, जो कि सब्जेक्टिव होंगे, बट प्रीलिम्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स का ज़्यादा वेटेज है। उन्हें आपको शॉर्टलिस्ट करना होगा। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उन्हें आप इस तरीके से पढ़ें जो कि आपको मेंस में लिखना है 250 वर्ड्स। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप मेंस के लिए पहले ही रेडी होंगे, और आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस आपने पहले की होंगी, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के बाद जो टाइम ड्यूरेशन बचता है वो काफ़ी कम होता है। उन कम टाइम में आप खुद ही सोचो कि आप किस तरीके से आप रिवाइज़ करोगे, किस तरीके से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। उन सारे जीएस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर यू। तो ये कोशिश करें कि पहले ही आप उन सारी चीज़ों की तैयारी कर लें। कमिंग टू द नेक्स्ट, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस। आपने ये सुना होगा कि मेंस के सिलेबस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एज आई सेड अर्लियर कि ऑप्शनल एक वन ऑफ द सब्जेक्ट है। दूसरा जो आपकी रैंक बेहतर कर सकता है वो है ऐसे सब्जेक्ट, बिकॉज जीएस के लिए आप सारे कोई वही पढ़ करके जाओगे जो ऑल अदर एस्पिरेंट्स पढ़ रहे होंगे, और लगभग मार्क्स भी इतने ही ऊपर नीचे आएंगे। जिन्होंने भी ब्राउनीज पॉइंट ऐड करे होंगे, एडिशनल पॉइंट ऐड करे होंगे, एडिशनल फैक्ट ऐड करे होंगे, एडिशनल एग्जाम्पल्स ऐड करे होंगे, वो कहीं ना कहीं ऊपर होंगे। बट अगर मैं बात करूं, ऐसे एक ऐसा पेपर है जहां पे अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो आपकी रैंक अच्छी आ सकती है। ऐसे में क्वेश्चंस आने के तरीके चेंज होते गए हैं। अब जो एसेज आ रहे हैं वो बेसिकली फिलॉसफिकल बेस्ड हैं, तो इसीलिए ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट। It is basically not a time management but more it is about this self management। आपको अपने आप
आपको मैनेज करना होगा, अपनी चीज़ों को मैनेज करना होगा, अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना होगा, अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना होगा। और इसी मैनेजमेंट को ही टाइम मैनेजमेंट बोला गया है। बेसिकली आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम अपने स्टडीज़ को देना है, कितना टाइम आपको राइटिंग, आंसर राइटिंग में देना है, कितना टाइम आपको मॉक टेस्ट पेपर में लगाना है, कितना टाइम आपको रिवीजन में देना है और कब कब देना है। ये अगर आपने इंश्योर कर लिया तो आपकी जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी और आपकी जो चीज़ें हैं वो बिट बाय बिट क्लियर होते जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच इज़ मोस्टली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु रियली वांट टू गेट सेलेक्टेड इन दिस सर्विसेज। सी, वी ऑल वांट कि हम सभी का सिलेक्शन हो जाए, वी विल ऑल कम इन टू दिस सर्विस, बट ये तभी हो पाएगा जब आप इन सारे पॉइंट्स को एक बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे बट रिवाइज नहीं कर रहे, रिवाइज कर रहे बट मॉक पेपर नहीं लगा रहे, मॉक पेपर लगा रहे बट उसकी एनालिसिस नहीं कर पा रहे। उन्हें समझना होगा कि ईच एंड एवरी steps is very very important in this journey. It is very common but yet very difficult to implement. I can't say कि ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, because every day you will face a new challenge. आपको नहीं पता कि नेक्स्ट डे आपके लिए क्या आने वाला है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि उन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आपको इन सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है बेहतर ढंग से, ताकि आपका भी नाम उस होली बुक में आ पाए। These are only 12 points which you need to implement in your life or in your UPSC journey. And see you in the next video. If you like this video, hit the bell icon and do let me know your opinion of this video in the comment section. And make sure कि आप भी ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट को शेयर करें जो कि कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं राइट डायरेक्शन के लिए। Till then, Jaya, shining off.